चल रहा है, बर्बाद होता है, होने दो, कोई फर्क नहीं। तो कह रहा है ये 2 हार्मोन बेटा ये खुद बनाता है, और खुद बनाता है तो खुद डायरेक्ट लेकर आता है और यहाँ पर इसमें स्टोर कराता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में लाकर यहाँ इसको केवल क्या देता है, तुम इसको स्टोर करो, और जब शरीर को जरूरत हो तो रिलीज करो। बनाने का काम किसने किया, हाइपोथैलेमस ने। ये मैं पूछूंगी आगे जाके। लेकिन अगर ये मास्टर का भी मास्टर है तो ये ऑर्डर देने का काम कर रहा होगा, तो यहाँ से निकलते हैं रिलीजिंग, मतलब निकालो, प्रेरक, और इनहिबिटिंग मतलब कार्य को रोको। तो ये हार्मोन डायरेक्ट नहीं आते, यहाँ वेन कैपिलरीज के गुच्छे हाइपोफाइजल पोर्टल वेन के थ्रू आते हैं। तो इस गुच्छे की वजह से ये खुद डायरेक्ट नहीं आ रहा, किसी दूसरे के थ्रू भिजवा रहा है, तो इसको बोल देते हैं हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। कि आगे जाके ये काम कराओ। अब ये भी मास्टर है भाई, इसने भी इस काम को आगे बढ़ाया, ग्लैंड्स को भेजा, फिर उन्होंने अपने वर्करों से, अपने सेल से वो काम कराया। तो इस सिस्टम को हम क्या देते हैं, हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम, की जो एंटीरियर वाला है। तो ये हमें पाया जाता है, बहुत अच्छे से डेवलप होता है। लिखो इसके बारे में, हेडिंग लिख ली हाइपोफाइजियल। इसमें हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, एंटीरियर पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि, एंटीरियर पिट्यूटरी को पोर्टल सिस्टम के जरिए आदेश भेजता है। बॉक्स में लिख लेना। मानव में, ह्यूमन में हिपैटिक और यह लिख लो, हाइपोफाइजियल सिस्टम अच्छे से डेवलप होता है। डेवलप होता है, याद रखना हमारे हिपैटिक और हाइपोफाइजियल है। बाकी डिटेल जो भी बताया वो मैं जब केमिकल कोऑर्डिनेशन पढ़ाऊंगी तब दोबारा बताऊंगी, और भी बहुत सारी चीजें। ठीक, तो आपको मिनिमम इतना याद रखना है कि रीनल अपने में नहीं है और ये दोनों अपने में है। एक से लिवर से सब कुछ जा रहा है और एक कमांड जो है वो हाइपोथैलेमस से जा रही है। अग्र जो भी पार्स डिस्टेलिस, एडिनो हाइपोफाइसिस या फिर हम एंटीरियर पिट्यूटरी या आगे की पीयूष ग्रंथि कहें वहां पर भेजता है। इसी को बोलते हैं पोर्टल सिस्टम। डायग्राम भी बनाएंगे, सब बनाएंगे, लेकिन जब वो चैप्टर आएगा केमिकल कोऑर्डिनेशन उसमें, जब पिट्यूटरी ग्लैंड तब। लाओ मुझे दे दो, लाओ। आवाज में फोन नहीं दूंगी, कर लेना मेरे से। हाँ है, इसका बज रहा है, लाइए। आवाज नहीं मिलेगी, आज पार्टी में क्या करना। मांगने आना मत, मैं पहले बता दे रही हूँ। हो गया, ये हो गया सबका। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर। नहीं, एनसीईआरटी का तो अलग से होगा बेटा। बेटा आप लोग क्या चाहते हो, सिलेबस में तो 3 साल में आराम से पढ़ा दूंगी, मुझे क्या है, अगर यही रही तो
चली गई तो कोई बात नहीं, कोई और पढ़ा देगा। मैं चाहती हूँ कि समय से सिलेबस हो जाए। कैसे होगा? तो टेस्ट तो है, तो अभी हो जाएगा ना। अभी एनसीईआरटी रीडिंग है तो थर्ड में, तब तो है ना एनसीईआरटी का, तब करा दूंगी। हाँ नहीं, इसके बाद तीसरी भी तो होगी। नहीं आप लोग, ठीक है मैं ये शुरू करा देती हूँ, लास्ट के 10 मिनट में रीड करा दूंगी, ठीक है। 12:15 बजे तक है, अभी 11:50 हो रहा है। 10 मिनट चैप्टर शुरू कर लेते, फिर मैं रीड करा दूंगी। आप लोग घर पे क्या करोगे मुझे ये बताओ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आराम से, जैसे 11th वालों को पढ़ा रहे हैं, मैं आराम से, उनको केवल 11th पढ़नी है, तभी उनका आपसे तो सही चल रहा है। वो एक्सक्रीशन चैप्टर पे चल रहा है, आधा हो गया है, तो आपको आराम से पढ़ना है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं पढ़ा दूंगी। लेकिन फिर ये मत कहना कि सिलेबस नहीं है, तो क्योंकि अभी नहीं सही से चलेगा तो लास्ट में भागेगा, कभी तो भागेगा ही। पता नहीं आप लोग घर पे, मैं मना करती हूँ क्या कि बैठी रहती हूँ, जब खाली की पूछो, जो पूछता है उसको बताती हूँ, कभी पूछने नहीं आते हो, 2-4 को छोड़ के। आपके बदले में मैं नहीं पढ़ सकती, नहीं मैं पढ़ लेती, लेकिन जो सिलेक्शन होता वो मेरा होता, मैं पढ़ लेती, मुझे कोई बदले में एग्जाम भी दे आती, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। नहीं तो आपके माँ बाप ही पढ़ते थे, किसी को जरूरत नहीं थी, कोई नहीं चाहता कि उसके बच्चे को तकलीफ हो, हम भी एग्जाम दे देते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारे एग्जाम देने से नहीं चलेगा, तो खुद पढ़ना पड़ेगा, पढ़ो और पूछो, जब मैं ना बताऊं तो बोलो। लेकिन अब 2 ही क्लास होगी, लिमिटेड क्लास मिलेगी, कैसे कराएंगे सिलेबस। चलो अब नेक्स्ट चैप्टर है। इस चैप्टर में पहली बात सब याद रखेंगे कि हम अपने शरीर से रिमूव कर रहे हैं नाइट्रोजनस वेस्ट, जिसमें नाइट्रोजन होता है, और वो कहाँ से आएगा? वो आएगा प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से। प्रोटीन को तोड़ेंगे तो, जैसे कि यूरिया, जैसे कि अमोनिया, ठीक है। अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड, 3 हमें मेटाबॉलिक निष्कासन जो करते हैं उनके बारे में पढ़ना है, 3 वेस्ट के बारे में पढ़ना है, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। इन तीनों में सबसे ज्यादा जो घातक है, सबसे ज्यादा जो टॉक्सिक है, वो है अमोनिया। हमारी किडनी का कोई भी डायरेक्ट रोल नहीं है अमोनिया के रिमूवल में। हमारा शरीर, जो लिवर में ये खून आया, रक्त आया, यहाँ पर इस अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है, और ये यूरिया ऑक्सीजनेटेड ब्लड के जरिए पहुंचता है किडनी के पास, रीनल आर्टरी से। जब वहां पहुंचता है तो किडनी का काम उतना ही है जितना काम छन्नी का होता है, बस छानने का। यूरिया बनाने का काम किडनी नहीं करती, किडनी केवल जो खून आया, रुधिर आया, उसको छानने का काम करती है। क्या मेरी बात समझ में आई? किडनी क्या करती है? छानने का काम। तो यूरिया किसने बनाया? लिवर ने। यूरिया, जो यूरिया साइकिल हुई वो कहाँ चली? लिवर के अंदर। तो लिखो, हेडिंग नहीं डालना, बस पहले पॉइंट पे लिखो। पहला लिखो, शरीर से उपापचयी अपशिष्ट, बात नहीं करो अभी, पूरे 15 और 7, पूरे जो है 22 मिनट है अपने पास, 12:15 बजे तक क्लास। तो लास्ट के 10 मिनट में मैं एक बार एनसीईआरटी ओपन कर दूंगी और बता दूंगी, अभी पहले ये शुरू करा दो। अपशिष्ट पदार्थ को निष्कासित करने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। उत्सर्जन
कहलाती है। तो उत्सर्जन याद रखना है क्या होता है। उपापचयी अपशिष्ट पदार्थ जो डाइजेस्ट नहीं हुए, जो आपके बने, उनको हम निष्कासित करने को उत्सर्जन कहते हैं या एक्सक्रीशन कहते हैं। अब दो तरीके से हम रिमूव करते हैं अपने शरीर में से, एक सॉलिड फॉर्म में और एक लिक्विड फॉर्म में। यहाँ हम लिक्विड फॉर्म की बात कर रहे हैं, जो खाना हमने खाया और डाइजेस्ट नहीं हुआ, जो मल बन गया, स्टूल बन गया, उसके रिमूवल को हम यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ बात करेंगे किडनी की। वो जो मल था वो हम रिमूव कर रहे थे, जो पचा नहीं था, अनडाइजेस्टेड था। जो भी फल खाए, सब्जियां खाए, उनका जो सेलुलोज है उसको डाइजेस्ट करने की क्षमता हमें नहीं है फाइबर में, तो वो जो था वो डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ते हैं कि उसके रिमूवल को इजेशन कहते हैं, शरीर से रिमूवल करने को। यहाँ हम लिक्विड वेस्ट जो रिमूव कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। जो कि प्रोटीन के टूटने से उत्पन्न हुआ। प्रोटीन के टूटने से, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म या न्यूक्लिक एसिड। तो वह पूछेगा ये नाइट्रोजनस वेस्ट को पूछेगा कैसा वेस्ट निकालते हैं हम शरीर से, उत्सर्जन करते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा नाइट्रोजनस वेस्ट। और कहां से उत्पन्न हुआ, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के टूटने से। ठीक, प्रोटीन के टूटने से, न्यूक्लिक एसिड के टूटने से जो उत्पन्न हुआ नाइट्रोजनस वेस्ट, नाइट्रोजनस जो भी आपका उत्पाद है उसको हम यहाँ पर रिमूवल की बात कर रहे हैं। हो गया, लिख लिया यहाँ तक सबने। तो पहला क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, कैसा वेस्ट और किससे उत्पन्न हुआ। नेक्स्ट लिखो, किडनी का कोई नहीं हुआ क्या बेटा, लो बस, किडनी का कोई रोल नहीं होता है। अमोनिया अवशिष्ट रोल कहने, विशिष्ट रोल कहने, जो अमोनिया के उत्सर्जन में। नीचे लिखना, यूरिया लिवर में बनता है, किडनी केवल छानने का काम करती है, केवल छानने का काम करती है। फिर पूछेगा यूरिया कहाँ बनता है, तो लिवर में बनता है, याद रखना। किडनी का कोई वो नहीं, और ये जो लाइन लिखवाई, किडनी का कोई रोल नहीं होता अमोनिया के उत्सर्जन में, ये लाइन एनसीईआरटी में लिखी हुई है कि किडनी का कोई मुख्य रोल नहीं है अमोनिया के उत्सर्जन में। आप पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो तीन तरीके के होते हैं। अब ये जो यूरिया बना लिवर में, वो बनता है यूरिया साइकिल से। यूरिया साइकिल बिल्कुल नहीं आती है तो हम बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इतना याद रखना है, यूरिया साइकिल 5 स्टेप की होती है। 5 स्टेप की होती है, 3 स्टेप साइटोप्लाज्म में होते हैं सेल के अंदर, और 2 स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि यूरिया साइकिल का दूसरा नाम क्या है, ऑर्निथिन साइकिल। तीसरा नाम क्या है, क्रेब हेंसलेट साइकिल। देखो देखो, यूरिया साइकिल या ऑर्निथिन हिंदी में दिया है, एक
और मिथुन के लिए कुछ हिंदी में दिया है, यही लिखा है और मिथुन चक्र। या एक नाम और बता देती हूँ, साइंटिस्ट का नाम है क्रेग हेंसलेट, ये नाम याद रखना। क्रेग हेंसलेट लिट साइकिल चक्र यकृत में होता है। पांच स्टेप की यकृत के सेल में, यकृत के हिपैटोसाइट में होगा, 3 साइटोप्लाज्म में और 2 जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ब्लड से हम देखें तो CO2 भी हम निकाल रहे हैं लंग्स के थ्रू और हम अमोनिया भी रिमूव कर रहे हैं यूरिया में कन्वर्ट करके, लेकिन शरीर से देखें तो यूरिया और CO2 को रिमूव कर रहे हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? दोनों में अंतर है। मैंने बोला कि जो भी खाना खाया ब्लड गया और ब्लड जो है जब गया खाना खाया तो उसने अमोनिया में टूटा, अमोनियम आयन से बना यूरिया। तो ब्लड से हम जो अशुद्धि निकालते हैं वो है CO2 सांस के फॉर्म में और अमोनिया, और शरीर से जो हम निकालते हैं वो है CO2 और दूसरा यूरिया। लिख लो, ये लाइन पूछी गई है। रुधिर से CO2 और अमोनिया उत्सर्जित करते हैं। शरीर से शरीर से CO2 और यूरिया उत्सर्जन करते हैं। शरीर से, रुधिर से। सबसे ज्यादा अमोनिया घातक है, सबसे कम यूरिक एसिड। ठीक, ये लिख लिया। चलो एनसीईआरटी रीड करा दो, इसी चैप्टर की रीड कराऊंगी तो क्या कहते हैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन की, जो टेस्ट में आता है। हटा दूं ये? खुद रीड करो। हाँ, क्योंकि खुद करोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आप सोचो कि कोई शॉर्टकट है और उससे मैं आपको याद करा दूं तो बेटा नहीं है, नहीं तो मैं दे देती, कोई दिक्कत नहीं। हट हट। अगर कोई शॉर्टकट होता मेरे पास तो मैं जरूर दे देती। स्क्रीन दिख रही है सबको? ऑनलाइन वालों को भी दिख ही रही होगी। चलो, यही पढ़ना ना। देखो, हमने सब कुछ लिखा है जो पहले पढ़ा था। कह रहा है यह आप देख चुके हो कि ऑक्सीजन, पोषण, अन्य आवश्यक पदार्थ उपलब्ध होने चाहिए, शरीर को जरूरी है। उत्तकों के सुचारू कार्य हेतु अपशिष्ट या हानिकारक पदार्थ जैसे कि CO2 निष्कासन करते हैं, हम लगातार शरीर से रिमूव करते हैं। अतः इन पदार्थों के कोशिकाओं तक से चलन हेतु एक
हो रहा है। इन पदार्थों का विभिन्न प्राणियों में इस हेतु अभिगमन के विभिन्न तरीके विकसित हुए हैं। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके का सिस्टम है सर्कुलेटरी जिससे वो जाता है। सरल प्राणी जैसे स्पंज या सिलेंट्रेटा बाहर से अपने शरीर में पानी का संचरण पानी का संचरण शारीरिक गुहाओं में करते हैं जिससे कोशिकाओं के द्वारा इन पदार्थों का आदान प्रदान सरलता से हो सकता है। मतलब जिसके पास इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम हमारी तरह नहीं है, वो सिंगल है या कुछ सेलों का मिलकर बना है, वो अपने शरीर का स्किन बॉडी सरफेस से भीति की वॉल से पानी के जरिए करता है। जटिल प्राणियों इन पदार्थों के परिवहन के लिए विशेष तरल का उपयोग करते हैं। हम जैसे ऑर्गेनिज्म फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू यानी ब्लड और लिम्फ का यूज करते हैं। उच्च प्राणियों में रक्त काम आता है। अन्य शारीरिक द्रव्य लसिका भी है जो कुछ परिवहन कराती है। ठीक है। अब कह रहा है रुधिर। रुधिर यानी ब्लड। ब्लड में हमने देखा था कि ब्लड जो है वो एक विशेष प्रकार का ऊतक है। इसमें तंतु नहीं होते, इसमें द्रव्य आधात्री यानी मैट्रिक्स है और प्लाज्मा तथा अन्य संगठित संरचनाएं पाई जाती हैं। ठीक। प्लाज्मा हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल है जो रक्त के आयतन लगभग 55% होता है। प्लाज्मा इतना है जिसमें इतना जल है, इतने प्रोटीन्स हैं, फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन दिखाया था। एल्बुमिन बताया था कि ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। फाइब्रिनोजन बताया था क्लॉटिंग में हेल्प करता है और ग्लोबुलिन बताया था कि प्रतिरोधक क्षमताओं के लिए करता है। ठीक। ये थक्का बनाने में ग्लोबुलिन का उपयोग शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र में और एल्बुमिन का परासरणी संतुलन के लिए यानी ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए। प्लाज्मा में अनेक खनिज पदार्थ भी होते हैं। ये सारे शरीर में संक्रमण की अवस्था में होने के कारण ग्लूकोज, अमीनो अम्ल तथा लिपिड भी प्लाज्मा में भी पाए जाते हैं। यहाँ पर भी प्रेजेंट है। रुधिर का थक्का बनाने अथवा स्पंदन के अनेक कारक प्रद्रव्य के साथ निष्क्रिय दशा में रहते हैं। मतलब डिफरेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स भी इसमें निष्क्रिय रहते हैं, इनएक्टिव रहते हैं। ठीक। लाल रुधिर कणिकाएं यानी रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ये सब होते हैं जिसका लगभग इतना प्रतिशत है। एरिथ्रोसाइट जो है वो एक स्वस्थ मनुष्य में यह कणिकाएं 50 से 50 लाख प्रतिघटन मिलीमीटर रक्त यानी 5 से 5.5 मिलियन होती है। व्यवस्थक अवस्था में लाल रुधिर कणिकाएं लाल अस्थि में बनती हैं। पहले भी बता चुकी हूँ, दोबारा भी बताया था। अधिकतर स्तनधारियों की लाल रुधिर कणिकाएं में केंद्रक नहीं मिलते, लिखवा चुकी हूँ, मैच्योर में नहीं होगा। अब ध्यान से सुन लो, बाद में खेल लेना, 10 मिनट है फिर मार लेना, कोई दिक्कत नहीं, बस इतना मारना कि खून ना निकले आपस में। जो इनकी आकृति उभयापतन होती है, बाइकनकेव होती है। इनका लाल रंग एक लौह युक्त जटिल प्रोटीन हीमोग्लोबिन बताया था। हीमोग्लोबिन 2 अल्फा 2 बीटा चेन। एक स्वस्थ मनुष्य में 100 मिली रक्त में लगभग 12 से 16 ग्राम पाया जाता है। श्वसन गैसों के परिवहन में मुख्य भूमिका निभाता है CO2 और O2 के। 120 दिन इसकी आयु होती है। इनका विनाश प्लीहा में होता है। स्प्लीन को बताया था ग्रेवयार्ड है जहां पर ये जाते हैं या एक्स्ट्रा आरबीसी स्टोर होते हैं। बताओ कौन सी ऐसी चीज है जो नहीं लिखवाई या नहीं बताई। ल्यूकोसाइट, क्योंकि आप लोगों को ना खुद पे भी भरोसा नहीं है, मेरे पे तो छोड़ो, इसलिए आप कंफ्यूज रहते हो। सच्चाई यही है। अगर आप ट्रस्ट करो और जितना लिखवा रही हूँ केवल उतना याद करो तो 100% नीट में एक क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो मेरे नोट्स के बाहर है। लेकिन पढ़ो तब तो। आप तो 10 बुकों में ढूंढते हो, केवल एक बुक पढ़नी है वो है आपकी एनसीईआरटी, और एक बुक लगानी है वो है आपका मॉड्यूल, और एक कॉपी याद करनी है वो है आपका नोट्स। इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन आप सोचते हो 10 चीजें दिखाएंगे या देखेंगे
तो घर वाले भी सोचेंगे कितना पढ़ता है। नीट वालों में कुछ लोचा था कि सिलेक्शन नहीं हुआ, पर ऐसा नहीं है। दिखाने में और करने में अंतर होता है। बस 3 चीजें बताई हैं। हमारे टाइम में तो सच में अलग-अलग एग्जाम्स होते थे और हर एग्जाम में अलग वो आंसर अपना करेक्ट मानते थे। एम्स का अलग होता था, जिपमर अलग और सारे अलग होते थे। चंडीगढ़ का अलग, नीट का सीबीएसई और प्री मेडिकल अलग चलता था मेंस, जो मैंने क्वालिफाई किया था। तो आप में तो एक एग्जाम होता है केवल। तब भी और वो भी ये छोटी सी एनसीईआरटी आती है, जिसको सिलेक्शन लेते ही भूल जाना है, क्योंकि बहुत चीजें इसमें गलत दी हुई हैं। वो भी आपसे नहीं होती। आप केवल भागते हो और दिखाते हो कि हम बहुत पढ़ते हैं। सारी कमियां जो है वो कोचिंग में है, टीचरों में है और माँ बाप में। ठीक है, हमारे में कमियां होगी, मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बस सिलेक्शन ले लो और पढ़ लो, मुझे उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे कोई अप्रिसिएशन नहीं चाहिए। जो चाहिए वो मिल रहा है, जिस दिन नहीं मिलेगा उस दिन नहीं आऊंगी। यस, सबका अपना मोटो होता है, सब आप इसीलिए काम करते हैं। तो इसलिए आपका भी एक ही मोटो है कि पढ़ना 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 ही नहीं चाहते हो, केवल कमियां निकालते हो। इसके डाउट नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अरे इतनी छोटी सी जिंदगी में कितना लोड लेके घूम रहे हो। केवल एक लोड लेना है, पढ़ना है। क्या जो पढ़ा है वो सच में पढ़ा था? क्या नोट्स याद किए थे? नहीं। अभी एक दिन सुनने लगूं ना, पूछती हूँ तो किसी को कुछ नहीं आता, एक दो छोड़ के आधा अधूरा कोई देख के बता देता है, क्योंकि पढ़ते ही नहीं हूँ। सच्चाई यही है। और हम नहीं पढ़ सकते आपके बदले में। कहीं कोई कोचिंग नहीं पढ़ सकती दुनिया की। अगर कोई है तो बताओ, सबसे पहले मैं ज्वाइन करूंगी, सबसे पहले मैं ज्वाइन करूंगी उसको। चलो, कह रहा है इसमें केंद्रक पाए जाते हैं, इनकी संख्या लाल रक्त कणिकाओं की अपेक्षा कम होती है। ठीक, 6000 से 8 प्रति घन मिलीमीटर होती है। यह कम समय तक जीवित रहते हैं। मैंने बताया था कुछ दिन, कुछ हफ्ते, महीनों या सालों। इनको दो मुख्य श्रेणियों में बांटा जाता है, कणकण और अकर्ण कोशिका, यानी ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। मैंने बताया था ग्रेनुलोसाइट में नंबर ऑफ न्यूक्लियस ज्यादा होते हैं, 2 या एस शेप के या मल्टीपल 4, ऐसे इस तरीके के, ये जो दिख रहे हैं। और जो एग्रेनुलोसाइट है उसमें एक ही न्यूक्लियस होगा, एक ही न्यूक्लियस पाया जाएगा, जो आपका बड़ा सा होगा या फिर जो है आपका ऐसा किडनी शेप होगा। ठीक, श्वेत रुधिर कोशिकाओं में न्यूट्रोफिल संख्या में सबसे अधिक होते हैं, बताया था। और मोनोसाइट सबसे बड़े होते हैं, जिसका प्रतिशत 60 से 65, बेसोफिल का 0.5 से 1। मोनो न्यूट्रोफिल तथा मोनोसाइट भक्षाणु होते हैं। मोनोसाइट का परसेंटेज 6 से 8 है। ये न्यूट्रोफिल का परसेंटेज 60 से 65 है, ये मत समझ लेना कि 6 से 8 है। ठीक, भक्षण कोशिकाएं, ये कई बार आया कि ये दोनों कैसे होते हैं, फैगोसिटिक इन नेचर, भक्षाणु, जो अंदर प्रवेश करने वाले भ्रामक जीवों को समाप्त कर देते हैं। जो भी बाहर से जर्म्स, वायरस, बैक्टीरिया आ रहा है उसको कोशिश करते हैं कि रोक सके। बेसोफिल हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, हेपरिन आदि का स्रावण करता है। मैंने पहले भी बताया था, मास्ट सेल या फिर ब्लड में बात करें तो बेसोफिल, और मास्ट सेल कहाँ बताया था, ऊतक में बताया था, तथा शोधकारी क्रियाओं में सम्मिलित होते हैं। ईस्नोफिल 2 से 3% है, संक्रमण से बचाता है, एलर्जी से बचाता है। लिम्फोसाइट 20 से 25 है। ठीक, बी तथा टी होते हैं। बी बोन में मैच्योर होते हैं और टी थाइमस में। बी वही है कि कोई इंडिया में पैदा हुआ, यहीं पढ़ा बड़ा और यहीं नौकरी किया, यहीं सेटल हुआ। और टी वो है जो बोन में यहाँ इंडिया में पैदा हुआ और विदेश में जाके सेटल हो गया। तो बी बोन में बने और बोन में मैच्योर हुए, टी बोन में बने लेकिन थाइमस में जाकर मैच्योर हुए, और दोनों ब्लड से निकल कर जाते हैं, फिर स्प्लीन और सब जगह स्टोर होते हैं। आगे पढ़ेंगे। दोनों प्रकार की लिम्फोसाइट शरीर की प्रतिरक्षा के लिए उत्तरदायी है। पटिकणकाओं का यानी प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट, मेगाकैरियोसाइट से बनती हैं, के टुकड़ों में विखंडन से बनती हैं। ये 1.5 से 3.5 लाख होती हैं। थक्का जमाने में यानी स्पंदन में हेल्प करती हैं। प्लेटलेट की संख्या में कमी के कारण स्पंदन में विकृति हो जाती है, यानी ब्लड क्लॉट नहीं होगा, जिससे कि शरीर तथा शरीर से अधिक रक्तस्राव हो जाता है। अगर ब्लीडिंग हो गई तो जो है पेशेंट को बचाना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए डेंगू जैसी बीमारियों में अगर प्लेटलेट काउंट तेजी से कम हो रहा है, 10,000 15,000 हो गया है, तो ऐसा नहीं है, हो सकता है उस पेशेंट को कुछ भी मत हो, मत दो, आप प्लेटलेट मत चढ़ाओ, लेकिन रिस्क नहीं लेते कि अगर नाक से खून आ गया, कहीं अंदर खून, कहीं भी कुछ भी हो गया, खून निकल गया,
तो कैसे रोकेगा, सारा ब्लड लॉस हो जाएगा तो उसकी डेथ हो सकती है। इसलिए प्लेटलेट को चढ़ाया जाता है या पटिकाणु को चढ़ाया जाता है। रक्त समूह ब्लड ग्रुप मैंने आप लोगों को बताया था, एबीओ सिस्टम होता है और आरएच सिस्टम होता है। एबीओ में मैंने बताया था कि जो ए है उसकी में प्रतिजन ए ही होगा, बी है उसमें बी ही होगा, ए बी में ए बी होगा और ओ में कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ए और बी जहां भी जाएंगे वो डोमिनेंट होते हैं। अगर ए और बी, ए फादर से आए और बी मदर से आए तो ब्लड ग्रुप बच्चे का ए बी ही होगा। दोनों लोगों में लड़ाई हुई तो मैच ड्रॉ हो गया और ब्लड ग्रुप हो गया ए बी। तो अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीबॉडी बी होगी, बी है तो ए होगी और ए बी है तो उसमें कोई एंटीबॉडी नहीं। इसीलिए ए बी क्योंकि एंटीबॉडी नहीं है सबसे ले सकता है, और ओ में क्योंकि प्रतिजन नहीं है तो सबको दे सकता है। क्या मेरी बात समझ में आई? इसी में मैंने आप लोग को बताया था कि आरएच वाले में अगर बच्चा माँ निगेटिव है और बच्चा पॉजिटिव है तो दिक्कत होगी, और